बड़ी खबर, निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप की स्थिति बन गई। सिंधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान अचानक धराशायी हो गया। करीब 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बन रहे इस पुल की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। और राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। करीब 29 मीटर लंबे इस पुल को मोतिहारी की बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी तैयार कर रही थी, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही स्लैब का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ढलाई के समय ही पुल का हिस्सा गिर चुका है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। और देखिए, डीएम ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है। अब ये टीम जानकारी जुटाएगी कि आखिर लापरवाही क्या रही है। गुणवत्ता को लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि अभी इस पुल का निर्माण हो रहा है और एक स्लैब गिरना, एक हिस्सा टूट जाना, ये बताता है कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की यहां पर कोशिश हुई है। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है, सिस्टम पर भी सवाल उठाती है कि अगर कंपनियों को ठेका दिया जाता है तो फिर कंपनियां कैसे समझौता कर रही हैं लोगों की जान से। और ये जब स्लैब टूटा है तो अब जांच टीम गठित की गई है जो कि इसकी जानकारी जुटाएगी। हो रहा था जी। पुल गिरा है ना? जी गिर गया है। उसमें कोई मजदूर भी दबा है? नहीं, एक भी नहीं दबा, सब सेफ है। सब सेफ है जी, 10 के 10 सेफ है। आज ढलाई हो रहा था क्या? जी, आज ढलाई हो रहा था, मिट्टी दबने के कारण उसे टीम बैठ गया है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढलाई के दौरान गिरा पुल का स्ट्रक्चर और जानी नुकसान नहीं है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर सवाल है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 2 करोड़ 89 लाख की लागत से यह पुल बन रहा था, जो कि एक हिस्सा जब धराशायी हुआ है तो गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहा है। न्यूज 18 के सवाल यह है कि निर्माण के दौरान ही कैसे ये पुल गिर गया। अभी तो निर्माण चल रहा था, लेकिन पुल कैसे गिर गया? क्या निर्माण में घटिया सामान लगाया गया? दोषी ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगी? जिस कंपनी को ये ठेका मिला है उस पर कार्रवाई कब होगी? दोषी ठेकेदार पर कब कार्रवाई की जाएगी? गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल गिरा है और इस मामले में अब जांच टीम का गठन किया जा चुका है जो कि इसकी जानकारी जुटाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया? गोविंद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हुआ है, एक हिस्सा गिरा है, साफ जाहिर हो रहा है कि गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा था, लेकिन क्या अब तक जानकारी मिल रही है? क्या कंपनी के ठेकेदार से बात हो पाई है जिसको ये ठेका मिला है? और अभी जब इसकी जानकारी मिली तो क्या कहना है सिस्टम का? देखिए, ये पूरा मामला सिंधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव का है, जहां पर घोघारी नदी है और उस घोघारी नदी पर पुल बनाने के लिए ग्रामीणों ने लंबे समय से मांग की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी हरी झंडी दी थी। इसके बाद तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो मोतिहारी के बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था जिम्मा, ताकि वो पुल अच्छी तरीके से बनाए और ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन पुल का आज जो है ढलाई होना था और ढलाई से पहले ही कल देर शाम पुल का जो हिस्सा है स्पर्श है वो धराशायी हो गया। इसके बाद जो वहां निर्माण कार्य में लगे मजदूर है, कंपनी के इंजीनियर है, वो मौके से फरार हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जब गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा को जानकारी मिली तो उन्होंने संज्ञान लिया और गंभीरता से पूरे मामले की जांच कराने के लिए एक टीम का गठन किया है। डीएम ने कहा है कि 24 घंटे में जांच टीम से रिपोर्ट मांगा गया है और रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में न सिर्फ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी बल्कि दोषी कर्मियों पर कार्रवाई भी होगी। साथ ही जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल का निर्माण कराने के लिए जिम्मा मिला था उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। पूरे मामले में डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच टीम आज वहां मौके पर पहुंचेगी और ये पता लगाएगी कि कंस्ट्रक्शन के दौरान सरिया, सीमेंट, कंक्रीट किस तरह के इस्तेमाल किए गए थे और इसमें किस तरह की गुणवत्ता में लापरवाही बरती गई थी। तो पूरे मामले की जांच होनी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुल निर्माण से पहले कैसे धराशायी हो गया। जी बिल्कुल गोविंद, और जिस कंपनी पर इसका आरोप है, जो कंपनी इसे तैयार कर रही थी बापू धाम कंस्ट्रक्शन, क्या उसकी तरफ से अब तक कोई सफाई दी गई है जब ये गंभीर आरोप उस पर लग रहे हैं कि गुणवत्ता से समझौता कर रही थी कंपनी?
ये कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो एमडी है उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की है, लेकिन उनका नंबर अभी फिलहाल बंद बताया जा रहा है। मौके पर भी कंपनी के जो कर्मी है, अधिकारी है, वो फरार हो चुके हैं और डीएम ने कहा कि इस पूरे मामले में जब जांच पूरी हो जाएगी तब कानूनी रूप से और विभागीय रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा, लेकिन जो ग्रामीण है, स्थानीय ग्रामीण, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कैसे इस पुल के निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई और ये हादसा यदि पुल कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आवागमन के दौरान होता तो एक बड़ी जान माल की क्षति हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। देखना होगा कि अब जांच में क्या बातें सामने आती है। गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, हरसिद्धि पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पीएसआई सहित 6 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए गई थी टीम। साइबर फ्रॉड के पक्ष में जुटे लोगों ने हमला कर दिया। 6 से ज्यादा हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, जहां पर लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। और जानकारी मिल रही है कि पीएसआई सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए टीम पहुंची थी। अवनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, ये क्या मामला है और अभी क्या गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के हरसिद्धि थाने के दुदही गांव का मामला है और वहां पर साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए जो है पीएसआई अविनाश कुमार पहले गए थे, जिसके बाद उनसे झड़प हुई। फिर उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी और गए थे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और पुलिस पर कई लोगों ने हमला कर दिया है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपित किया गया है और लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस लगातार पुलिस पे हमले हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लगातार पुलिस पीपुल फ्रेंडली बनने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही है वो चिंताजनक जरूर है। और वैसी स्थिति में हरसिद्धि के दुदही में जो घटना घटी है, इससे पुलिसकर्मी भी काफी चिंतित है और एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी को जो है गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। और वैसी स्थिति में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अविनाश कुमार जो पीएसआई है वो घायल हो गए हैं और भी 2 दरोगा जो है वो घायल हो गए हैं। तो कुल 4 जो पुलिसकर्मी है वो इस घटना में घायल है, लेकिन अभी तक जो है वो साइबर फ्रॉड को अब जो पकड़ने पुलिस गई थी वो साइबर फ्रॉड नहीं पकड़ा पाया। बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हरसिद्धि पुलिस की टीम पर हमला किया गया है और टीम साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जहां पर लोगों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मोतिहारी से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पुलिस ने होली से पहले एक बड़ी कार्रवाई की है। होटल में शराब पार्टी कर रहे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मोतिहारी सदर अस्पताल का क्लर्क अपर्ण कुमार है और इसके साथ ही होटल संचालक मनोहर कुमार भी शामिल है। मोतिहारी की छतौनी में सिमरन होटल में ये लोग जाम छलका रहे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तभी पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई। सभी को शराब की ग्लास के साथ गिरफ्तार किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होटल में शराब पार्टी चल रही थी, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 80,000 रुपए सिमरन होटल में छापेमारी के दौरान बरामद की गई है। सदर अस्पताल का ये क्लर्क जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ साथ मनोहर कुमार जो कि होटल का संचालक है, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और पहले भी पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। होटल को भी सील किया गया था, बावजूद इसके ये लोग सुधर नहीं रहे। एक बार फिर से होटल के कमरे में शराब पार्टी कर रहे थे लोग, जहां पर पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी की। खूब सूचना मिली थी यहाँ सिमरन होटल में। पहले भी इसका हिस्ट्री रहा हुआ है। यहाँ पे रूम नंबर 101 पहले पूर्व से सील है, इसी आरोप में ही आज हम लोग जब यहाँ पे जांच करने के दौरान आए सर के नेतृत्व में, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि शराब पार्टी चल रही थी। कुछ लोग बैठ के शराब पार्टी कर रहे थे, मटन वगैरह का वो चल रहा था। व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, पहचान करके उसके बाद उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट वगैरह भी किया गया है। कैश भी बरामद हुआ है लोगों के पास से बड़ी मात्रा में, और वो कैश का भी पता किया जाएगा कि किस कारण से वो कैश कैरी कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस के द्वारा अपना अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। यहाँ पे होटल में सिमरन होटल में छापेमारी की गई है। यहाँ पे जब रूमों की तलाशी ली गई तो देखा गया कि कुछ लोग 4-5 लोग और जिसमें ओनर भी शामिल है होटल का, बैठ के दारू पी रहे थे और कुछ इनके पास कैश भी काफ़ी मोटी
मात्रा में बरामद हुआ है, तो उससे ऐसा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है कि कोई डीलिंग हो रही थी इनकी। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। नीट मामले पर आज फिर सुनवाई है। मनीष रंजन की बेल पर सुनवाई आज होने वाली है। जांच प्रक्रिया पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे। शंभू हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन की बेल पर आज सुनवाई होने वाली है। हॉस्टल के बिल्डिंग में ऊपर ये रहता है और आपको बता दें कि मनीष रंजन की बेल को लेकर पहले भी याचिका लगाई गई थी, जिसको खारिज किया गया था कोर्ट की तरफ से, और आज बेल पर सुनवाई होने वाली है। कोर्ट से क्या मनीष रंजन को राहत मिलती है या फिर अभी जेल में रहना होगा, देखना होगा। मनीष रंजन की बेल मामले पर आज सुनवाई है। बेहद अहम दिन है। जांच प्रक्रिया पर कोर्ट ने सवाल उठाए थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन की बेल पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हॉस्टल की बिल्डिंग में ऊपर ये मनीष रंजन रहता था, जिसकी गिरफ्तारी नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में की गई है। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने संजय झा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इकलौती संतान क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से निशांत के राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए, ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। संजय झा का ये बयान तब आया जब पूरा बिहार सीएम नीतीश के 75वें जन्मदिन को मना रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी संजय झा से सहमति जाहिर की और निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही। हम सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। संजय झा की मांग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। लगातार सिंप्लिसिटी से अपना जीवन जीते हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जदयू वाले ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था अब सरकार चलाने लायक नहीं रही है और इसका फायदा उठाकर भाजपा ने सरकार पर कब्जा कर लिया है, तो अंदर से बेचैनी है, नेतृत्व की तलाश हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी राजनीति में आए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी कई मौकों पर कहा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको रोक कौन रहा है? अब सवाल है कि निशांत आखिरकार कब राजनीति में कदम रखेंगे, क्या रखेंगे भी या नहीं। हालांकि इसी महीने 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, तो क्या निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं? क्या जेडीयू से राज्यसभा जा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए 5 मार्च से नामांकन शुरू हो रहा है। बिहार में भी 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने समीकरण को साधना भी शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में चिराग पासवान ने रविवार को पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि इस चुनाव में उनके 19 विधायक काफी अहम हैं और संख्या बल के हिसाब से 5 सीट पर एनडीए की जीत तय है। तेजस्वी की उम्मीदवार पर चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह राज्यसभा में उनकी बुरी हार होने वाली है। ऐसे में यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे 19 विधायक, उनकी भी एक अहम भूमिका आने वाले दिनों में राज्यसभा में कौन सांसद चुन के जाता है, उनकी भी एक अहम भूमिका है इसमें कि बिहार से राज्यसभा में चुनकर जाने वाले 5 सांसद एनडीए के सांसद होंगे। अब वो किस दल से होते हैं, कहां से होते हैं, वो बात की बात है, बट 5 के 5 एनडीए के होंगे। पर विधानसभा की तरह ही उनकी जीत, इसमें भी उनकी हार इसमें भी सुनिश्चित है। जीत कतई वो दर्ज नहीं करा पाएंगे। संख्या पे कहीं किसी तरीके का संदेह नहीं है हम लोग को। और 4 लोग कहते हैं कि 4 सांसद तो बहुत आसान है, 4 में तो कहीं दिक्कत नहीं।
पांचवा भी उतना ही आसान है। पांचवें में भी कहीं पे किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। जिस तरीके से पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ और जिस तरीके से कई और दल भी चुनाव आते आते तक देखिएगा हम लोग को समर्थन करेंगे, तो ऐसे में पांचों के पांचों एनडीए के सांसद जीत जाएंगे। और पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी संसदीय दल की बड़ी बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा के लिए आरजेडी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार, इस पर मंथन किया गया। संसदीय दल ने आरजेडी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला लेने के लिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया है। आरजेडी संसदीय दल ने कहा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जो भी फैसला लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। संसदीय दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई और बैठक में सभी सदस्यों के साथ लालू प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या फैसला हुआ, आरजेडी नेता अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इसकी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब के साथ ही केरल समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उन चुनाव में प्रत्याशी का चयन करने को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया। राज्यसभा के प्रत्याशी, निर्वाचन, विधान परिषद, स्थानीय निकाय के लिए भी सभी फैसले लेने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अधिकृत किया गया है और माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इस बात का फैसला हो जाएगा। हालांकि 5 तारीख से नामांकन राज्यसभा के लिए शुरू होगा। बैठक में सभी सदस्यों के साथ लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में जो फैसला किया गया उसकी जानकारी भी साझा की गई। वगैरह में भी चुनाव होना है कई राज्यों में। इन तमाम विषयों पर राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज हुई है। हम तमाम सदस्यों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को, कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जी को बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है कि राज्यसभा में उम्मीदवार तय करने हेतु और विभिन्न राज्यों में चुनाव हेतु तमाम निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया है। और चलिए बात महायुद्ध की कर लेते हैं। ईरान में फिर से इजरायल और अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि तेहरान में कमांड हेडक्वार्टर्स के पास एक मिसाइल दागी गई है और इस मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आ चुका है। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला हाशेमिये इलाके में स्ट्रीट के पास किया गया है और जो चश्मदीद हैं उनका कहना है कि FATF बिल्डिंग वाली गली को कई घंटों से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। यहां पर भारी सिक्योरिटी तैनात है, लोगों को इलाके में इकट्ठा न होने की हिदायत है और इस पूरे स्ट्रीट में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मौके पर हालात को संभालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची हुई है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरीके की मिसाइलें दागी जा रही हैं लगातार। तेहरान में अमेरिका इजरायल ने कहर बरपा दिया है। ईरान सामना तो कर रहा है, लेकिन अभी जब 2 देश एक साथ हैं तो फिर ईरान के लिए ये भारी पड़ता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान में फिर से इजरायल अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। महायुद्ध को लेकर क्या है तस्वीरें, क्या है अपडेट, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि तेहरान में एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। हेडक्वार्टर्स के पास मिसाइलें दागी गई हैं। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखने जा रहे हैं, जहां पर जंग के मैदान से यह खबर, इजरायल की सेना ने ईरान में बहुत बड़ा हमला किया। इजरायल की फोर्स ने ईरान के सरकारी टीवी और रेडियो के हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया है। यह हमला सेंट्रल तेहरान में किया गया। इजरायल ने सरकारी टीवी और रेडियो के मुख्यालय पर बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया है। और हमले सिर्फ इजरायल और अमेरिका के ही नहीं हो रहे, बल्कि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है, जबकि इजरायल में 10 लोगों के मारे जाने का दावा हो रहा है। ईरान के हमले में UAE में 3 विदेशी नागरिकों की मौत की खबर है। 58 लोग घायल हुए हैं। जबकि कुवैत की बात की जाए, कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर मलबे गिरने से 3 कुवैती सैनिक जख्मी हो गए। कतर और बहरीन में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। इसके बाद देखिए इराक में US बेस पर हमला किया गया।
ईरान में इजरायल का प्रहार दिख रहा है। तेहरान में भी अस्पताल को टारगेट किया गया, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। और इसके अलावा ईरान भी डटकर सामना कर रहा है। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेहरान में इस वक्त सिर्फ धुएं का गुब्बार दिख रहा है। कुवैत में ईरान का हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इजरायली सेना ने तेहरान पर बड़े स्तर पर कई हमले करने के दावे किए हैं। इजरायल सेना ने कहा कि आतंकवादी शासन के मुख्यालय और अन्य अहम ठिकानों को हमने टारगेट किया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1 लाख अतिरिक्त फोर्सेस भी हमने तैनात कर दिए। इजरायल ने साफ संदेश दिया है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मुख्यालय हो, बंकर हो या लेबनान में हिजबुल्लाह हो, तेहरान हो, ईरान हो, ये सब कुछ हमारे टारगेट पे हैं। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजरायल की तरफ से ये कहा गया है कि हमने अतिरिक्त फोर्सेस भी तैनात कर दी है ताकि वो ईरान पर हमले जारी रख सके। आतंकी मुख्यालय को टारगेट किया गया। इसके अलावा बंकर, लेबनान में हिजबुल्लाह, इन सभी को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग ठिकानों को जब इजरायल टारगेट कर रहा है। और यरूशलेम में ईरान ने फिर से अटैक कर दिया। ईरान की तरफ से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, जिसमें यरूशलेम में हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये देखिए, ड्रोन अटैक और मिसाइलों से जब अटैक अलग अलग शहरों में किया जा रहा है, अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और ईरान की तरफ से ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया जा रहा है और अपनी ताकत का एहसास ईरान करवा रहा है। डटकर सामना कर रहा है इजरायल और अमेरिका का, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। और जो भी भारतीय तेहरान में हैं या फिर इजरायल में हैं, उनकी सुरक्षा की प्राथमिकता लगातार सुनिश्चित करने की कोशिश है। और इस बीच महायुद्ध पर ट्रंप ने भी बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने खामेनेई को मारने की वजह बता दी है। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई हजारों लोगों की मौत का दोषी है। खामेनेई को आतंकवाद का नंबर 1 प्रायोजक बताया था। साथ ही कहा कि उनके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों को सही बता दिया और कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन जरूरी था। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. और चलिए इसी खबर के